तो आज का दिन जैसा कि आपको पता है 4 जून 1921। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे ये जानकर कि आज के दिन का इतिहास में, अर्थव्यवस्था में और राजनीति में एक अहम भूमिका क्यों मानी गई है। तो यहां देखिए, पहले सवाल के रूप में ही इस तथ्य को दिया गया है, थियानमेन स्क्वायर नरसंहार कब हुआ था। ये थियानमेन चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्वायर चौराहा है, जहां 1989 में करीब 10 लाख लोग इकट्ठा हो गए और सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करने लगे। और उनकी ये डिमांड थी कि उनको राइट टू एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी मिलनी चाहिए, जो चीन में नहीं है। तो 4 जून 1989 को चीन की साम्यवादी सरकार ने सेना को इस निहत्थी डेमोक्रेटिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे भीड़ पर बल प्रयोग का आदेश दिया और सेना ने अत्याधुनिक गनों और टैंकों के साथ इस भीड़ पर इस तरह से दमन की कार्रवाई की कि जिसमें हजारों लोग मारे गए। इस घटनाक्रम को ही हम थियानमेन स्क्वायर नरसंहार के रूप में जानते हैं। तो थियानमेन स्क्वायर नरसंहार अपने आप में आधुनिक विश्व में सरकार के द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न के सबसे बड़े मामलों में से एक है, और ये 4 जून 1989 को हुआ था। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोग देख लें। आंसर तो पता है कि 4 जून 1989 को चीन की राजधानी बीजिंग के थियानमेन चौक पर लोकतांत्रिक तरीके से अभिव्यक्ति की आजादी हासिल करने के लिए आम चीनी लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे, उस पर चीनी सेना ने अत्याधुनिक गनों और टैंकों के जरिए दमनात्मक कार्रवाई की, जिसमें हजारों चीनी नागरिक मारे गए। तो सवाल यह उठता है कि चीनी नागरिक अपनी ही सरकार के खिलाफ बीजिंग में थियानमेन चौक पर जो प्रदर्शन कर रहे थे, उसका मूल कारण क्यों था। ऐसे ही तो नहीं 10 लाख लोग इकट्ठा हो जाएंगे। तो हमें यहां चीन का फेस, हम किसी भी राष्ट्र के परिवेश में उसका चेहरा मानते हैं, उसके पॉलिटिकल सिस्टम को, उसके शासन करने के तरीके को। तो चीन का जो शासन है उसे हम साम्यवादी लोकतंत्र का नाम दे सकते हैं। ये बिल्कुल डेमोक्रेसी ही है, लेकिन एक बड़ा जो अंतर है जो आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ लेनी चाहिए, वो ये है कि डेमोक्रेसी का जो बेस है वो अभिव्यक्ति की आजादी, राइट टू एक्सप्रेशन है, लेकिन चाइना में ये राइट टू एक्सप्रेशन नहीं है। तो डेमोक्रेसी माइनस राइट टू एक्सप्रेशन, यदि हम लोकतांत्रिक सिस्टम से शासन करने के तरीके से अभिव्यक्ति की आजादी को माइनस कर दें, तब जो सिस्टम बनता है वही चाइना का शासन तंत्र है, जिसे हम साम्यवादी लोकतंत्र कहते हैं। तो यहां पर आपको एक और स्टेप आगे जाके सोचना पड़ेगा और यह जानना पड़ेगा कि ये राइट टू एक्सप्रेशन नहीं होने की वजह से चाइना का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, शासन करने का जो तंत्र है, वह यूनिपॉलिटिकल हो जाता है। यूनिपॉलिटिकल का मतलब क्या हुआ? एक दलीय। एक दलीय का मतलब यह है कि वहां एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। दूसरी कोई पार्टी वहां नहीं हो सकती, क्योंकि राइट टू एक्सप्रेशन नहीं है। राइट टू एक्सप्रेशन नहीं होने का मतलब क्या होता है कि आम आदमी को सरकारी नीतियों के विरोध करने का अधिकार नहीं है। कोई भी व्यक्ति सरकार की नीतियों का विरोध नहीं कर सकता। तो जब विरोध हो ही नहीं सकता, विरोध में कोई विचारधारा हो ही नहीं सकती, तो फिर पॉलिटिकल ऑप्शंस, पॉलिटिकल विकल्प भी नहीं होंगे। तो यहां पर मैंने चीन के बारे में एक बेसिक फैक्टर आपको क्लियर किया है कि चीन की गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो साम्यवादी लोकतंत्र। उसका मतलब यह होता है कि वो लोकतंत्र में ही आते हैं, लेकिन वहां अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, राइट टू एक्सप्रेशन नहीं है। और राइट टू एक्सप्रेशन नहीं है तो कोई अदर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट नहीं हो सकता।
क्योंकि सरकार की नीतियों के खिलाफ, सरकार के विचारों के खिलाफ कोई विचार है ही नहीं। तो चीन का जो शासन तंत्र है वह यूनिपॉलिटिकल है, एक दलीय है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही एकमात्र राजनीतिक दल है, और जिनको भी राजनीति करना है वो इसी दल से संबद्ध होकर राजनीति कर सकते हैं, और किसी को भी सरकार की नीतियों के खिलाफ, सरकार के कार्यक्रमों के खिलाफ बोलने या उसका वैकल्प प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं।